तो इतना आपको हम बुधवार को, ये बुधवार को क्लास लेंगे। ये क्लास में आप रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि YouTube पर लाइव भी रहेगा। तो आपका मन करे कि नहीं हम भूखेले बैठेंगे तो बैठ जाओ, किसी का मन है नहीं नहीं बैठेंगे, घर में जाके सूत के देखेंगे तो सूत के भी देख सकते हैं। तो ये खनिज, कृषि, मिट्टी, उद्योग, परिवहन, पर्यावरण, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यही जनगणना भी हो जाएगी। ये बिहार का इकोनॉमिक्स का सेक्शन। खनिज हम ज्योग्राफी में ही पढ़ा दिए थे, तो इसको हम इकोनॉमिक्स में भी नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं। बस एक टेबल बता देंगे, रहने दो, है ही तो, क्या दिक्कत, दोनों जगह पर। तो आपको इतना रिवाइज करवा देंगे बुधवार को। बाकी आज आपका टारगेट रहेगा कि आज तो पढ़ ही लो, या मंगलवार तक, कल आप पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना। तो आपका बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमी हम खुद ही रिवाइज करवा देंगे, 2 को हो गया। इसके बाद आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा बिहार की हिस्ट्री। पॉलिटी में बिहार का कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, पहले जज कौन थे, अभी कौन है, इतना तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम ही कर देंगे, जानते हैं कितना कर लोगे। तो जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ही पूछ दिया था कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। हाँ, 1900, आया हुआ सवाल है, पुराना सवाल। तो आप इतना कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो हम लास्ट में कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेगा, पॉलिटी पढ़ा देंगे। तो आपका बिहार का इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री सारा हो जाए। हिस्ट्री में टोटल 17 क्लास लगता है, लेकिन टाइम आपके पास है नहीं, तो थोड़ा फास्ट चलेगा हिस्ट्री, जिसमें आप एंशियंट समझा देंगे, एंशियंट से कई सारे सवाल आएगा। मेडिवल लिख के समझा देंगे, क्योंकि उसमें सवाल ज्यादा रहेगा नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको जानना है। अब मेडिवल में नामे ऐसे ऐसा कभी सुने नहीं होंगे, ततार खान, तुगड़िल खान, ये सब का नाम आए, तो ये सब सुने नहीं है, तो ये सब रहेंगे बिहार में, ये सब काबिल सभी थे बिहार के, बिहार का ये सब हीरो हुआ। इसके बाद हम आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ा देंगे, तो मॉडर्न इंडिया तो अभी हाल ही में आप पढ़े हैं, रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद ये 13 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर से कंप्लीट जो आपका जीके का बैच होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल की जगह पे। तो आपका क्लास हो जाएगा, जिसका रेलवे जिसको करना है। चलो बिहार में कृषि की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। आज हम लोगों को कृषि सीखना है। देखो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो, एकदम बढ़िया से सुनते जाओ, आपका एकदम एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, लिखा भी देंगे, सुनना ध्यान से। देखो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, क्योंकि आखिरी जनगणना यही है, यही मानना है। इस जनगणना में भारत सरकार कहती है कि बिहार में 10,40,00,000, अब उतना नहीं लिख ले 99,452, आपको लिख लिए 10.41 करोड़ मनुष्य हैं, आदमी, आदमी में औरत सब आ रही है। तो इतना जनसंख्या बिहार का 2011 में था, अभी 13 करोड़ हो गया, आप जानते हैं, अभी जाति जनगणना आया था तो पढ़ाया भी करंट अफेयर में। तो इतना करोड़ बिहार की जनसंख्या है, सुनना ध्यान से। आप इस जनसंख्या में 10.10 करोड़ जो देख रहे हो, 11 करोड़ लगभग, इस जनसंख्या में कौन बकैती कर रहा फालतू, 88.7% गांव में निवास करता है, खड़े याद रखना है। 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। बताओ टोटल जनसंख्या कितना है, 10.41 करोड़। कितना शहर में रहती है, नालायक कहीं का, 88 तो गांव में नहीं रहे, तो शहर में तुम निकालोगे, कैसे निकालोगे, 11.3%, अरे 100 में इसको घटा दो। तो ये शहरी जनगणना है बिहार की, शहरी जनसंख्या, दिमाग में सेट रखना कि बिहार में शहर में रहने वाले 11.3 है, 88.7% गांव में रहते हैं। गांव में रहने वालों में टोटल 9.23 करोड़ लोग हैं, यानी कि 10,40,00,000 की जनसंख्या में 9,23,00,000 गांव में रहते हैं। बताओ शहर में नहीं निकाल लोगे अपने से, शहर में निकालोगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग 1 करोड़ कुछ आसपास आएगा, 1.23 के आसपास आएगा, इतना करोड़। लगभग 1 करोड़ आदमी ही गांव में रह रहे हैं, बाकी सब शहर में रह रहे। तो सोच लो कि बिहार गांव का राज्य है या शहरों का राज्य, बिहार गांव का राज्य। गांव में खूब फैक्ट्री होता है कि खूब खेती होता है, इसीलिए बिहार में 96% जलोढ़ भूमि है, 96% भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, कृषि के लिए 96% भूमि उपलब्ध है। देखो एक चीज बात समझना कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स है,
और इकोनॉमिक्स में जो भी कुछ होता है सब करंट डाटा होता है, और करंट डाटा सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण मान्य होगा। तो आप कहां से कौन बुक से क्या देख रहे हो उससे मतलब नहीं है, हम अपना सोर्स बता दिए, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में जो जो बात रहेगा वो सब हम लोग लिखेंगे। तो तेजी में ये तीनों बात लिखेंगे, फटाफट हेडिंग बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, द टोटल पॉपुलेशन इन बिहार इज 10.41 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़ है, पूर्ण विराम। एक लाइन छोड़ के इस पे स्टार हल्का सा लगा देंगे, छोटा सा लिखना, बिहार में बिहार में 88.7% जनसंख्या ग्रामीण है। 88.7% पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज रूरल। बिहार में 88.7% जनसंख्या ग्रामीण है। बिहार में 88.7% जनसंख्या ग्रामीण है। शहर वाला लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम घटा के निकाल लो, नहीं निकालेंगे घटा के, नीचे लिखिए ब्रैकेट में लगभग 9.23 करोड़, लगभग 9.23 करोड़, मतलब 9 करोड़ 23 लाख लोग खाली गांव में 2011 में रहते थे। नीचे लिखिए बिहार में उपजाऊ भूमि, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, बिहार में उपजाऊ भूमि मतलब कृषि के लिए योग्य भूमि हुआ, बिहार में उपजाऊ भूमि 96% है। 96% है। बताओ ज्यादा आदमी बिहार में खेती किसानी करते हैं कि नौकरी रोजगार? खेती। तो बिहार में जो खेती किसानी के लिए यानी किसान की बात करें, यानी वैसे लोगों की बात करें जिसकी आजीविका कृषि पर निर्भर है, बिहार में कृषि पर निर्भर आजीविका 2000, अभी 2022-23 का ही डाटा लिख रहे हैं, 2023-24 का सॉरी। और ये आर्थिक सर्वेक्षण, हम जहां ईएस लिख दे तुम इकोनॉमिक सर्वे सोचना। तो बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 96% भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, जिस पर बिहार का 76% जनसंख्या काम करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 100 आदमी अगर बिहार में है तो 76 गो का रोजगार खेती है। ये 76% जनसंख्या किसान है, बिहार में 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और इसका मतलब कि जीडीपी जो जीएसडीपी होता है, जीएसडीपी का मतलब बिहार में उत्पादन होने वाले एक साल में वस्तु सेवा कितना, बिहार में कितना प्रोडक्शन होता है एक साल। तो एक साल में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका 18.3% हिस्सा कृषि से आया। सोच लो 100 में 76 आदमी खेती कर रहा है, 100 में मात्र 18 रुपया खेती से आ रहा है। समझो कितना बड़ा डिस्पैरिटी है। 100 में 76 आदमी खेती कर रहे हैं, अब पैसा 100 रुपया अगर बिहार को आ रहा है तो उसमें 18 रुपया खेती से आ रहा है। पहले बोलो इतना लाइन क्लियर है सबका? नीचे लिखिए अब क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब बात ज्योग्राफी में, हम लोग डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा चल रहा है अभी। नीचे लिखे डैश देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 223 एंड 2024, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार लीजिए बिहार में कृषि पर निर्भर जनसंख्या बिहार में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कॉमा बिहार की आबादी का, लाल से लिखना, 76% है। बिहार की आबादी का, लाल से लिखेंगे, 76% है। जबकि जबकि बिहार में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कॉमा
बिहार की कुल आबादी का 76% है, जबकि लाल से लिखो जीएसडीपी में योगदान, जीएसडीपी में कृषि का योगदान ऐसे लिख देंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीएसडीपी इज ओनली 18.3%, जबकि जीएसडीपी में कृषि का योगदान मात्र 18.3%, मात्र 18.3% है। लिख लिए। एक ग्राफ दिया रहता है, टेबल सॉरी चार्ट बना के, पाई चार्ट रहता है, ऐसे गोल बना देगा। आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं तो ऐसे गोल बना के एक ग्राफ दिया रहता है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। तो हम लोग पहले उस ग्राफ के बारे में जान लेते हैं कि क्या ग्राफ दिया गया है। तो ऐसे आप भी, आप चाहो तो बना लो, या टेबल भी चाहो तो आप बना सकते हैं। इसमें कहता है कि बिहार, अब देखो कैसे बनाना है तुमको हम बता देते हैं। अगर हम आधा आधा बांट दें तो ऐसे आता है, आधा ये हो जाएगा 180, ये 54, 50%। तो बिहार का अब ऐसे बांटना होगा, बिहार में ऐसे 54% आबादी, 54% यह है कृषि भूमि, बिहार में लैंड, बिहार की भूमि, लैंड इन बिहार। 54% भूमि पर बिहार में शुद्ध बुआई होता है, प्योर सोइंग। या तो ऐसे लिखना है डायग्राम बना के, या आप क्या करो कॉपी में जैसे ऐसे लिखो शुद्ध बुआई। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है, डायरेक्ट याद रखना होगा। कितना परसेंट है? 54.2%। आपको परसेंटेज याद नहीं करना है, आपको ये क्रम पता होना चाहिए। यू आर सपोज टू रिमेंबर द सीक्वेंस की बिहार में ज्यादा जमीन कहां यूज हो रहा है, आपको सजाने दे देगा। 54% ऐसे लिखना है, आप लिखिए बिहार में भूमि, बिहार में भूमि, ऐसे ही लिख लो आप, काहे डायग्राम बनाए ऐसे मतलब आर्थिक सर्वेक्षण दिखेंगे तो ऐसे डायग्राम बना रहेगा, हम लोग ऐसे लिख लेंगे। 54% भूमि पर शुद्ध बुआई का क्षेत्र है, लगभग बिहार के आधे जमीन से ज्यादा पर खेती हो रहा है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध 23.3%, मतलब यहां घर और कुछ कुछ बना हो, कृषि के लिए जमीन नहीं है। 23.3% जमीन जो देख रहे हैं बिहार में, ये कृषि के लिए अनुपलब्ध है। बारह दशमलव 6% जमीन बारह दशमलव 6% जमीन बिहार में पड़ती है। पड़ती आप जानते हैं, अभी खेत में लगाए, अब लगाएंगे बाद में, तो ये पड़ती रह गया। तो बिहार में 12.6 पड़ती भूमि, अनग्रेज लैंड बोलते हैं इसको, पड़ती भूमि जो देख रहे हैं बिहार में 12.6%। इस सजाने आना चाहिए आपको, परसेंटेज याद रखने का जरूरत नहीं है। हम तो याद, हमको पढ़ाना था तो हम याद कर लिए, 4 दिन में हम भी भूल जाए। अभी याद किया, हमको पढ़ाना था। आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जमीन कहां यूज हो रहा है। तो शुद्ध बुआई, उसके बाद अनुपलब्ध है, और तीसरा नंबर पड़ती। शुद्ध बुआई, अनुपलब्ध और पड़ती, जल्दी से लिख लीजिए। बाकी जोड़ जाड़ के जो बच गया वो अन्य में आ जाएगा, अदर्स। समझ रहे हैं ना आप? जैसे इसमें वन कितना परसेंट है? 10.4%, तो 10% इसमें वन में आ जाएगा। ध्यान रखना आप, अब इसमें हमको तीने याद रखना है, इसीलिए हम 3 बनाए। आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ 8 गो दिया रहेगा, वन, अकृष्य वन, कृष्य वन, ऐसे 50 गो रहेगा। आपको ध्यान क्या रखना है? बस यही तीनों। सबसे ज्यादा क्षेत्र
शुद्ध बुआई 54%। कृषि के लिए जो उपलब्ध ही नहीं है, फैक्ट्री लगा हुआ है, रेलवे का ट्रैक बिछा हुआ है, कहीं हाईवे बना हुआ है, कहीं घर बना, 23.3%। प्रति जमीन कितना है? 12.6%। प्रति जमीन में आ गया। तो ध्यान ध्यान आपको रखना, शुद्ध बुआई, अनुपलब्ध प्रति, शुद्ध बुआई, अनुपलब्ध और प्रति। अब बात करते हैं फसल चक्र की। पहले बोलो कितना क्लियर है? कृषि बिहार में भूमि हुआ, बताओ अगर आपको खेती करना है तो इसी में ना खेती करेंगे जी। तो इसमें बात करते हैं फसल के चक्र की, कि कौन सा साइकिल है क्रॉप का बिहार में। तो फसल चक्र, क्रॉप साइकिल। ध्यान देना, बिहार में अगर हम आपको फसल चक्र की बात करें तो बिहार में जनरली 2 फसल है इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं 3 फसल भी हो जाते। तो बिहार में तीनों फसल है। कौन कौन सा? एक तो है खरीफ फसल, अगला बोलो रबी की फसल, और तीसरा जायद की फसल। ध्यान रखना, इसको खरीफ अंग्रेजी में भी बोलते हैं, इसको रबी बोलते हैं, और ये जायद है। तो खरीफ, रबी और जायद, ये 3 तरह की फसल बिहार में भी होती है। बिहार में सबसे ज्यादा, जल्दी बोलो, गेहूं की धान। बिहार में सबसे ज्यादा गेहूं या फिर सबसे ज्यादा धान? अच्छा, हम हाथ खड़ा, दोनों मिक्स मार रहा है। किसको किसको धान लग रहा है? हाथ खड़ा करो, पहले उसी का हाथ देख। अच्छा धान, ठीक। किसको गेहूं लग रहा है? गेहूं। तो ध्यान रखना, बिहार में 6600 टन गेहूं का प्रोडक्शन इस बार हुआ, और धान का 7800 टन प्रोडक्शन हुआ। बताओ बिहार में ज्यादा क्या है? तो तुम तो ऐसे भी सोच सकता था कि बिहार में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको खेत है तो धान लगा के ही छोड़ेगा। वो कितना, उसको नहीं पानी है तो वो बोरिंग कर देगा, कहीं से भाड़ा किराया पूरा ताकत लगा देगा, लेकिन धान वो लगाएगा ही लगाएगा। वो धान निश्चित। तो तुमको हम इसलिए कहानी इतना बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि बिहार में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन धान का हुआ, 2 नंबर पर गेहूं हुई, अनाज वाला फसल है। इसके बाद बिहार में दलहन हुआ है, 3 नंबर पे तिलहन हुआ है। तो बिहार में पहले अनाज है, फिर दलहन है, फिर तिलहन है, फिर रेशा। रेशा में बिहार में क्या कपास है कि जूट है? जूट है। अरे हाँ या ना? तो आपको अभी सब पढ़ाएंगे। पहले ही बताइए, फसल चक्र में बिहार में 3 तरह की फसल है। खरीफ फसल को बिहार में मानसूनी फसल कहते हैं। खरीफ फसल को बिहार में मानसूनी फसल कहते हैं, यानी जब बारिश होगा तब हम लोग धान लगाते हैं। तो वर्षा के दिन में जो लगाते हैं वो खरीफ फसल में आ रहा। ठंडा दिन में जो खाते हैं वो सब खरीफ फसल में आ रहा। तुमसे बोलेगा मटर, तो आलू, मटर, टमाटर, गोभी सब का सब्जी कब खाते हैं? ठंडी में। तो मटर बोले तो कहना समझ गए, वो ठंडा में खा रहे हैं, वो रबी जाएगा। खरीफ का मतलब बारिश, रबी का मतलब रब के हाथ में ठंडा है। इसमें अगर पानी नहीं पड़ा तो आदमी बोरिंग करके पानी ला देगा। ये खरीफ अपना हाथ में है, मेहनत जितना करोगे उतना काम होगा, उतना फसल होगा। ये खरीफ रब के हाथ में, रबी, इसीलिए नाम है रब, रबी। अब तुम ही सोचो कि बारिश, रबी का मतलब कम बारिश चाहिए। अब ठंडी में आप गेहूं लगाए, ओला पड़ गया, ठंडी से पाला पड़ गया, तो क्या तिरपाल लगाएगा? इसमें बारिश नहीं होगा तो हम बोरिंग कर देंगे, लेकिन इसमें तिरपाल नहीं लगा। ये रब के हाथ में है। एक बार लगा, तुम देखोगे रबी फसल बहुत आसान होता है। एक बार लगा दिए, गेहूं छीट दिए तो बस हो गया। इसमें तो पानी देना पड़ता है टाइम पे। ये लगा दिए तो अब सीधा मार्च में। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मेहनत ज्यादा करोगे उत्पादन भी कम मिलेगा, लेकिन हाँ गारंटी है कि मिलेगा। इसमें मेहनत कम है, हुआ तो हुमच के होगा गेहूं। ये भी है कि गेहूं में कमी नहीं, हो गया तो खूब खुश। इतना खुश होता है कि गेहूं कटने के बाद किसान पगला जाता है कि रंग में नहा ले कि कादो से नहा, तो होली मना लेता है सर। होली यही है, होली मतलब रबी फसल कट गया, इसका मतलब होली है। पंजाब में बैसाखी, समझ रहे हो ये सब? तो रबी का फसल आपको कहना सर गेहूं लगा दिए। और बोलो मटर खाते हैं, चना खाते हो? चना का साग नहीं खाता रहे तुम लोग? तो जो जो इसमें मार रहे हो, ये सब गोभी या जो मारना है सब रबी फसल। और जायद फसल गर्मी के दिन, देखो ये ठंडी के दिन में है, ये मानसून के दिन में है। और जायद फसल हम आपसे बात करें तो ये गर्मी के दिन में होता है, इसलिए बिहार में इसको जायद नहीं कहते, इसको गर्मा फसल कहते। देखो ये सब आ जाएगा ना तो एकदम दिमाग खुश हो जाए कि बिहार में गर्मा फसल है, गेहूं, धान, और तीसरा आपको दे दिया तरबूज। तो क्या आंसर हो? हाँ, तो जो भी सब्जी में देख रहे हो, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब गर्मा फसल में आता है, जायद। बिहार में तीनों फसल होता है। जिस खेत में 3 खेती होगा
तीनों लगा दिए, खरीफ भी कटा, जायद कटा, रबी, सॉरी खरीफ कटा तो रबी, रबी कटा तो जायद, जायद कटा फिर खरीफ, तीनों लगा दिए। तो बताओ बिहार उस खेत में ज्यादा ज्यादा फसल लग रहा है कि कम? तीन तीन को लग रहा है। तो बोलते फसल की सघनता बहुत ज्यादा है, हाईली डेंस क्रॉप, इसको कहते हैं फसल की सघनता। और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 22-23-24 कहता है कि सबसे ज्यादा सघनता, जल्दी बोलो किस जिला में? जहानाबाद। जहां गेस भी नहीं कर पाएगा, गेस भी नहीं, तुमसे कहेगा धान सबसे ज्यादा कहां, तब रोहतास मारना, गेहूं सबसे ज्यादा कहां, तब रोहतास मारना, लेकिन सबसे ज्यादा सघनता फसल की कहां है? जहानाबाद। 2 नंबर पर शिवहर, 2 नंबर पर शिव, मतलब वो तीनों क्रॉप लगा रहा है, खरीफ भी, जायद भी और रबी भी। पहले इतना लिखवा दिया जाए, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, एक के बाद ज्यादा डाटा दे देंगे तो मिजाज खराब हो जाएगा, कहेगा कि आप सर बोरिंग हो गया छोड़ दीजिए। नीचे लिखो डैश देखे, ये वाला लिखे थे, हाँ या ना? नीचे लिखो बिहार में फसल चक्र, क्रॉप पैटर्न इन बिहार, बिहार में फसल चक्र हम लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिखेंगे। क्रॉप पैटर्न इन बिहार, बोलो 3 क्रॉप है, कौन कौन है दोस्तों? हाँ, इधर लिख देंगे खरीफ, इंग्लिश में भी खरीफ होता है, बार बार लिखेंगे नहीं हम, रबी और जायद है, एक को जायज लिख देता है, जायज नाजायज नहीं लिखना, जायद है। लिखो खरीफ में, लिखो क्या आता है? धान। जो जो आप खरीफ, गर्मी के दिन में क्या खाते हो? खरीफ, अब ज्यादा गर्मी लग रहा था गन्ना को जूस मार लेता, नहीं देखते हो कि ठंडी में गन्ना मार रहा है आदमी ज्यादा, गर्मी में तो धान आ गया, गन्ना आ गया। देखो जितना दाल है, जितना दाल है, चाहे राहर का, सॉरी मटर का दाल हो, चना का, जितना दाल है उस सब रबी में है, बस अरहर को छोड़ देना। हाँ, मूंग चला जाएगा जायद में। मूंग तो समझो कि दाल की तरह थोड़े है तो दाल ही, लेकिन मूंग, दाल सब समय लेता है, मूंग एकदम 3 महीना में रेडी हो जाता है। तो मूंग पचने में भी आसान है, तुरंत तेजी में हो भी जाता है। अब किसी को कुछ पच नहीं रहा है तो खिचड़ी मूंग का मार रहा है, तो ध्यान दो, लिखो अरहर, नीचे लिख लीजिए धान, अरहर, गन्ना, यहाँ पे मक्का लिख लो, बाजरा लिख लो, ज्वार लिख लो, ये सब तो बिहार में होता ही नहीं तो छोड़ दीजिए, काहे लिखिएगा, बहुत कम होता है, होता तो है ही। लिख लिए? अच्छा इतना तो समझते हो, हम नहीं लिखा रहे क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं ज्योग्राफी में, इसलिए हम लिखा नहीं रहे। ये कब लगता है दोस्तों? जुलाई अगस्त। और कब कटता है? अक्टूबर नवंबर। जो नहीं जानते वो लिख लेना, हालांकि जानते तो हो ही, बारिश आएगा तो ये लगेगा, ठंडी आएगा तो ये कटेगा। अरे हाँ या ना? दुर्गा पूजा खरीफ कटने के बाद होता है, रबी कटने के बाद होली हो रहा है, तो ये अक्टूबर नवंबर में कटेगा तो ये अक्टूबर नवंबर में लगेगा, आई मार्च अप्रैल में कट जाएगा। लिख दे क्या? अबे ऐसी कैसी लिख देते? बुआई, बुआ आई नहीं है, बुआई है, कटाई। ये लगेगा दोस्तों आपका जुलाई अगस्त, कटाई इसका होगा अक्टूबर नवंबर। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल में कट जाएगा, इसलिए मार्च में होली तुम देखोगे। मार्च अप्रैल में वो कटेगा तो ये मार्च अप्रैल में लग जाएगा, अब फिर जून जुलाई में ये लग जाएगा तो ये अप्रैल के, मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई, तो यहाँ जून जुलाई लिख लेना, गलती से जुलाई अगस्त लिख दिए। कोई गधा पीछे से बोला था,
4 महीना ही लगता है तो जोड़ लो, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना हो गया, या अप्रैल से जोड़ोगे तो जुलाई। ये 4 महीना का फसल है जायद। अब इसमें जो आपको नजर आ रहा है, जो जो आप देखते, जितना दाल तुम जानते हो, मसूर दाल इसी में मार देना, चना दाल मार देना, जो मारना। कहां शुरू करें? गेहूं, मटर, चना, मसूर, जो लिख सकते हैं। अब आलू गोभी भी लिख दो, नयका आलू अभी होता है। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। लिख लिए? अच्छा ये बताओ कि जौ किसका फसल है? जौ रवि का फसल। जौ क्या है? रवि का फसल। आलू रवि का फसल है। जायद फसल में बताइए तो मूंग तो एगो लिखा हुआ है, दूसरा बोलो। हाँ हाँ, तरबूज, ककड़ी जिसको खीरा बोल रहे हो, ये सब तो लिख ही लिए, और बोलो। कुछ? ऊंट? ऊंट कुछ होता है? खरबूजा? है? हाँ हो गया। पीला तुम हरा तुम कलर बताने लगता है। जायद, जायद में देखिए, बकलोलवा आम फसल है रे, महा चौपट है इधर। आम, तुम आम रोप के काट देता है 4 महीना में? फसल किसको कहते हैं? जिसको रोपाई हो रहा, कटाई हो रहा। नालायक है एकदम। मरुआ, मरुआ बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, बिहार का स्पेशल है। आटा बनता है इसका, मरुआ का आटा बनता है। पहले आदमी मरुआ की रोटी ही खाते थे, आजकल स्टैंडर्ड बढ़ गया तो गेहूं खाने लग गया। मरुआ का आटा पहले आदमी खाता था। आप दादी दादा से पूछिएगा तो मरुए की रोटी खाए हो। नहीं खाए तो आपके दादा दादी अमीर होंगे। पहले जो अमीर होता, नहीं मजाक नहीं कर, सीरियसली पूछ रहे, तुम लोग हंस देता। पहले जो अमीर होते थे वही खाली गेहूं खाते थे, नहीं तो बाकी मरुआ ही मार रहा है सब। मरुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, खा लोगे एक रोटी तो दिन भर भूख नहीं लगेगा। काला वर्ड नहीं बोलना, लिख लिया इतना तो लिख लीजिए। फसल चक्र है, फालतू का टाइम तुम लोग खराब कर दिया इसमें। याद रखना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ई वाला जूट, इधर जौ, इधर मक्का। ध्यान रखना, मक्का कभी कभी रबी में भी लग जाता है, ठंडा के दिन में मक्का लगा देगा तो इसका मतलब मक्का रबी फसल है नहीं। बात समझ रहे? अब अमरूद अगर फलता है बारिश में तो हम लोग बारिश में ही देखेंगे। अब कोई कोई अमरूद ठंडा में भी लगा रहा है, कोई गर्मी में भी फरा रहा, तो अब क्या उसका मान हो जाएगा? ये ध्यान रखना आप। मक्का जौ जूट याद रखना, कई बार एग्जाम में ही तीनों में कंफ्यूजन करता है, बाकी तुम भूलोगे नहीं। मक्का जौ जूट ध्यान रखना। तो फसल चक्र लिखने के बाद लिखिए, बिहार में सघन बुआई वाले जिले। बिहार में सघन बुआई वाले जिले। बोलो सबसे ज्यादा सघनता किसमें है? जहानाबाद, अभी बताया एकदम, जहानाबाद में तीनों मार देता है। जहां सब फसल हो जाए उस सघनता ज्यादा है उस खेत की। तो नीचे लिख लीजिए, बिहार में सघन बुआई वाले जिले। एक नंबर पर जहानाबाद। मित्रों अगर याद रखना है तो यही याद रखना, बाकी याद रखने की जरूरत है नहीं। लिखवा दे रहे हैं, या तो बोलो छोड़ ही देते। शिवहर है, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, हम लिख देते। अब हम लिखेंगे तुम लिखवे करेगा, हम जान रहे थे, इसीलिए सोच रहे थे कि छोड़ ही दे। याद क्या रखना, टिक लगा दिए हैं। जहानाबाद सबसे ज्यादा बिहार में कृषि की सघनता जहानाबाद में है। लड़का नहीं मार पाता है, जहानाबाद सोचता भी नहीं हो। जहानाबाद आप जानते हैं
अरवल और जहानाबाद नया जिला बना है, जानते हैं ना सब। तो सबसे नया लास्ट जिला कौन है? 37वां अरवल और 36वां जहानाबाद। तो नीचे लिखिए आप, डैश देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24, इकोनॉमिक सर्वे 23-24। देखो हमको जितना आर्थिक सर्वेक्षण का अलग अलग पढ़ाना था, परिवहन में, कृषि में पढ़ा दिए। अब जैसे परसों हम समअप करेंगे तो आपको जो पढ़ा है उसको लगेगा कि बहुत शानदार हो गया, एकदम सब क्लियर। जो नहीं पढ़ा है उसको वो वाला वीडियो बहुत बार देखना पड़ जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 कहता है कि सबसे ज्यादा फसल, तो बिहार में बोलो धान सबसे ज्यादा कि गेहूं? धान। अभी बताए थे कि धान, एक नंबर लिख लेंगे ऐसे, धान। 2 नंबर पर गेहूं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 7800 टन और यहाँ 6600 टन। ये सब याद रखने की एकदम जरूरत नहीं है, हम ब्रैकेट बंद कर दिए, कोई जरूरी नहीं कि याद रखो। लिख लिए? अब जो फसल चक्र आप देखें, इतना इतना अनाज बिहार में हो रहा है, इन अनाजों में बिहार में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा हुआ या 2023-24 में, उसको हम लोग लिखेंगे सर्वेक्षण के डाटा के रिपोर्ट के अनुसार। लिखिए पैटर्न, सॉरी फसल पैटर्न। 23-24 का डाटा लिख रहे हैं, वो तो हम लोग कंप्लीट कर लिए कि बिहार में क्या क्या होता है। 23-24 का फसल पैटर्न 5 याद रखना है। सबसे ज्यादा बोलो क्या होगा? अनाज की, दलहन की, तिलहन की, ईख? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। सबसे अधिक अनाज, अभी हम याद करवा दिए थे, बोलो सबसे सबसे ज्यादा अनाज। लिखिए बिहार में सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ, कितना परसेंट? तो लगभग 88%। आपको परसेंटेज याद नहीं रखना, लेकिन ये पैटर्न याद रखना है कि 1 2 3 4 में क्या है। फिर बोलो अनाज की, दलहन की, तिलहन की, ईख? जल्दी बोलो। अनाज के बाद दलहन, नीचे लिख दीजिए दलहन। इसके बाद ईख, ईख मतलब गन्ना, और उसके बाद तिलहन, और उसके बाद रेशेदार फसल, फाइबरस क्रॉप्स। ये सब एकदम याद चाहिए। एग्जाम जिसका है उसको तो कंप्लीट याद होना चाहिए, कहां से पूछ लेगा नहीं पता। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा यही 5 याद रखना है, बाकी परसेंटेज तो याद रखने की बहुत जरूरत है नहीं। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अनाज, 88% बिहार में अनाज। यानी 100 टन अगर क्रॉप हुआ एक साल में, फसल हुआ, तो उसमें 88 टन अनाज ही था। 88 टन डायरेक्ट अनाज चल जाएगा। अब उसके बाद दलहन, तब ईख, तब तिलहन, तब रेशेदार फसल। बात समझ रहे हैं? दलहन लगभग 6% है, ईख की बात करें तो 3% है, तिलहन 1.7 के आसपास है, जो बच गया वो रेशेदार फसल। तो नीचे लिख लेंगे जल्दी से, दलहन के बगल में 6.7%, लगभग लिखे हैं हम 6.7%। तिलहन लिख लेंगे 3.1%, 3.1%। 3.1, ये सब याद नहीं रखना है आपको, लगभग में जो याद करवाई वही याद रखना। देखो जो याद रहेगा वही ना करोगे। 88% अनाज है, 6.7 दलहन, 3.1 तिलहन, 1.7%, और रेशेदार फसल 0.9% है। आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले अनाज, दलहन, ईख, तिलहन, रेशेदार। रेशेदार फसल में क्या आएगा बिहार में? जूट। बिहार में कपास का थोड़े प्रोडक्शन होगा, जूट का हो। जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट का बोरा बनता है। तो अनाज, दलहन, ईख, तिलहन, यही बोलो एक बार, अनाज, दलहन, ईख, तिलहन, रेशेदार। अनाज, दलहन, ईख, तिलहन, रेशेदार। हम चाहते गन्ना भी लिख देते, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में ईख का ही प्रयोग किया है,
तो नीचे लिख लीजिए डैश 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 डैश। देखिए क्वेश्चन, बिहार में फसल पैटर्न को क्रम से सजाएं। बिहार में फसल पैटर्न को क्रम से सजाएं। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, सजाइए। ऐसा ही सवाल पूछेगा अगर पूछा तो। जल्दी बोलो। अरे अभी समझाएं, इतना रटवा दिए, बगल में लिखा है कॉपी भी चोरी भी अलावा, फिर भी नहीं बता रहा। क्या सी आंसर सही है। सबसे ज्यादा क्या होगा? अनाज, उसके बाद दलहन, फिर ईख, तब तिलहन। 4 3 1 2, 4 3 1 2 था। नहीं कैसे था, नहीं दिख रहा है? 4 3 1 2 नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सामने ना फॉर्म किए हम। आगे बढ़े दोस्तों, कर लेंगे इस तरह का सवाल। बोलो सबसे ज्यादा फसल सघनता कहां है? जहानाबाद। 2 नंबर पर शिवहर। ये याद रखने की जरूरत नहीं। बिहार में कितना प्रतिशत आबादी खेती करता है? जोर से बोलो। नालायक कहीं का 76। बिहार में कितना परसेंट आबादी? 76%। भारत में 54 है। बिहार में कितना परसेंट आबादी खेती करता है? 76। जीएसडीपी में योगदान 18.3%। हम लोग एकदम रिसेंट डाटा चल रहा है, 18.3%। अच्छा बताइए, बिहार में कितने तरह की फसल पैटर्न है? 3। कौन कौन? खरीफ, जायद और रबी। बताओ इनमें से कौन गर्मा फसल? क्लियर है ना सबको? ये गर्मा फसल ध्यान रखना, मानसूनी फसल खरीफ, और शीत ऋतु की फसल रबी। क्लियर है सबको? जौ किसका फसल है? अभी बताएं। मक्का, जौ, जूट याद रखना। मक्का, जौ, जूट, खरीफ, रबी, जायद। जौ किसका है? रबी। जूट जायद। जूट को 4 महीना में तैयार है। जूट कहां? जायद। जूट, जौ, मक्का खरीफ, चना रबी, मटर, आलू, धान खरीफ। धान कहां चला जाएगा? क्लियर है सबको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फसल सघनता में बताओ सबसे ज्यादा कौन सा जिला? जहानाबाद। सबसे ज्यादा बिहार में कौन सा अनाज हुआ? धान। 2 नंबर पे गेहूं। अच्छा अनाज कितना प्रतिशत? 88%। अनाज कितना? 88। बोलो तो। अनाज, दलहन, ईख, तिलहन, रेशेदार। अनाज, दलहन, ईख, तिलहन, रेशेदार। सजाने आ जाएगा। लगभग परसेंटेज भी पढ़ते रहना, छोटा एग्जाम में डायरेक्ट परसेंटेज पूछ देगा कि बताइए रेशेदार फलों, रेशेदार फसल का परसेंटेज बिहार में कितना? 0.9। तो थोड़ा दिमाग में रहेगा कि लगभग 1 है तो मार दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट अब आपको समझना है कि एक टर्म होता है उत्पादन, इसको कहते हैं प्रोडक्शन, और एक शब्द होता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ये दोनों में क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिए। अगर हम बोले कि इतना एरिया है, ठीक है, छोड़ो एरिया छोड़ो, हम आपसे कह रहे हैं तो टोटल जितना पैदावार हुआ उसको उत्पादन कहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना हो रहा है उसको उत्पादकता कहते हैं। नहीं समझ पाए? देखो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये देखो, ये मुंगेर हम बना रहे हैं इतना बड़ा, और हम मुंगेर से जिला बड़ा बना देते हैं, पश्चिम चंपारण थोड़ा बड़ा बना। तो बताओ ये बात पक्का है कि अगर दोनों धान लगाएगा तो कहां ज्यादा खेती होगा? पश्चिम चंपारण। इसको कहेंगे उत्पादन। ये उत्पादन है कि पश्चिम चंपारण उत्पादन में अग्रणी है। क्यों? क्योंकि जमीन ज्यादा। अरे हाँ या ना?
अब तुमसे ये कहेंगे कि मुंगेर में किसान बहुत मेहनत किया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये 10 टन गेहूं निकाल लिया, और ये लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र 8 टन निकाल पाया। तो बताओ उत्पादकता कहां का ज्यादा? क्या बोलो, क्लियर है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में होने वाले फसल को उत्पादकता, और टोटल को क्या बोलेंगे? उत्पादन। तो आपसे दोनों सवाल चलेगा कि किस जिला की उत्पादकता अधिक है और किस जिला में उत्पादन अधिक है, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। रिसर्च नहीं करना, जो वहां दिया है वो याद रखना, उतने से सवाल पूछेगा। कई बार इकोनॉमिक सर्वे में क्या किया है कि ये भी दे दिया कि किस जिला में उत्पादन कम है, लेकिन बाकी फसल में उत्पादन कम नहीं दिया। तो जो जिसका नहीं दिया उसमें रिसर्च नहीं चलना है, उत्पादन और उत्पादकता की बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम बोले फसल, सबसे पहला अगर हम फसल बोले तो यहां लिख रहे हैं हम, देखो 1 नंबर पे चावल। चावल, तो चावल यानी कि धान, पैडी। चावल का उत्पादन किस जिला में सबसे अधिक है? तो आंसर अभी तुरंत आपको याद कराए, रोहतास। चावल बोले या गेहूं बोले, उत्पादन 1 नंबर में कौन चला जाएगा? रोहतास। 1 नंबर में रोहतास। हम सेफ्टी के लिए लिख रहे हैं, सेफ्टी के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सर्वे में दिया हुआ। 2 नंबर चावल में औरंगाबाद। उत्पादकता भी चावल में रोहतास की ही सबसे अधिक। चावल में रोहतास की ही उत्पादकता सबसे अधिक है, यह आपके दिमाग में सेट चाहिए। हम आपसे यह बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में कहीं कहीं डाटा दिया कि सबसे कम किस जिला में उत्पादन हुआ, न्यूनतम उत्पादन कहां हुआ, तो हम उसको भी लिख देंगे। न्यूनतम उत्पादन कहां हुआ वो यहीं बगल में लिख देते हैं, मिनिमम। ऐसे क्योंकि सबका नहीं दिया डाटा, मिनिमम। मधुबनी, ये जो मधुबनी है ना, इसमें चावल का उत्पादन सबसे कम हुआ। ये 3 डेटा याद रखना। चावल में सबसे ज्यादा रोहतास, सबसे कम मधुबनी, और सबसे उत्पादकता भी ज्यादा किसका है? रोहतास। जैसे तुमको कहे चावल धान, तो दिमाग में बैठाओ। जैसे, सुन पहले, जैसे तुमको कहे धान तो कहना सर यहां का किसान, यहां का किसान धान तो मत पूछिए, रो के भी लगा ही देता है। कुछ भी करे लेकिन वो रोएगा भी तो लगा ही देगा। बस उत्पादन में भी रोहतास, उत्पादकता में। जैसे धान दे बस रो देना है। इंपॉर्टेंट बात सर, रोला काहे रहे हैं? रोला इसलिए रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में एक विधि दिया है, सीरी विधि। क्या आप सीरी मेथड जानते हो? आपसे पूछ देगा कि सीरी विधि का संबंध है, बस हो जाएगा, लड्डू नंबर आ जाएगा। सीरी विधि का संबंध, नहीं सोचना कि कोई पूजा पाठ स्टार्ट हो रहा। सीरी विधि का संबंध है चावल लगाने के तरीके से, यानी धान लगाने के तरीके से। देखो ध्यान से पहले सुनते जाओ। धान कैसे लगता है पहले ही समझिए। धान 3 तरीके से लगता है। एक वो तो आपको बता दिए सीरी विधि। इस सरकार कह रही है कि ऐसे लगाओगे तो 50% सब्सिडी देंगे, ऐसे लगाओ पैसा भी हम देंगे, इससे उत्पादकता बढ़ता है। ये है क्या सर? सुनना ध्यान से, इससे उत्पादकता बढ़ेगा। पहले सुन लो। जैसे हम बोले देखो ये खेत है, अब इस खेत में सीरी विधि चावल से लगाना है, अगर सीरी विधि से लगाना है तो लगाने की एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे धागा बांध देते हैं, ऐसे धागा बांध दिए और 1-1 फीट छोड़ के ऐसे धागा बांध दिए, फीट नहीं इंची, अपना जो छोड़ना होगा सिस्टम, ऐसे धागा बांध दी। अब फिर ऐसे ऐसे भी धागा बांध दिए, बराबर गैपिंग देके। और धागा क्यों बांधते? क्योंकि चावल लगाने के लिए पूरा ढका हुआ था पानी से जमीन को, तो धागा बांध दी। अब जो लगाने वाला होगा उसको कहा जाएगा कि देख, जहां दोनों धागा मिल रहा है वहां एक पौधा लगा दो, यहां एक पौधा लगा दो, यहां पौधा, यहां पौधा, यहां पौधा, ऐसे पौधा लगा देना है। जहां मिल रहा है वहां पौधा लगा दो, जहां नहीं मिल रहा है वहां छोड़ देना। बताओ बीच में रास्ता मिल जाएगा कि नहीं? बीच में रास्ता मिल जाएगा। और ड्रिप इरिगेशन होगा। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्रिप इरिगेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया है आपके आर्थिक सर्वेक्षण। ये ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप सिंचाई क्या है? ये देखो, ड्रिप सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रिप सिंचाई समझते हो? ड्रिप सिंचाई का मतलब है कि सारे चावल के बगल से एक पाइप भी गुजार देंगे पतला सा, उस सरकार तुमको पैसा देगी। 50% सरकार वहन कर रही है अगर इस विधि से लगाओ। उत्पादकता ज्यादा होता है, मतलब कम अगर क्षेत्रफल है तो ज्यादा चावल आप उत्पादन कर सकते हो।
यही तो बताए, 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज्यादा उत्पादन होगा तो उत्पादकता बढ़ जाएगा, इसीलिए यहां लिखे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। सरकार ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, यहां इसके बगल बगल में ऐसे पाइप लगा देंगे। ये पाइप लगा दिए, होता क्या है कि चावल की जब खेती होती है तो बगल में घास भी हो जाता है, वो घास ही सारा विटामिन मिनरल सब सोख लेता है। विटामिन नहीं, मिनरल, खनिज, जैसे आप खाद दिए खनिज सब वही घास में सोख लिया, तो घास मोटा जाता है, चावल का पौधा कमजोर ही रह जाता है, ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता। इसीलिए कहा कि देखो बीच में क्या करना है, खाली छोड़ दो, घास उस नहीं देना। अब जो ड्रिप इरिगेशन है उसी में अपना खाद को डिजोल्व करके डाल देना। इससे क्या होगा, जहां जहां जगह है बस पौधा के जड़ में फुहारा से पानी जाएगा, बूंद 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 बूंद। बगल में मिट्टी सूखा, अब ये वाला मिट्टी में घास नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ना पानी मिल रहा है और ना ही उसको खाद मिल रहा। तो ये वाला घास, ये वाला मिट्टी कहेगा, घास यहाँ कहेगा कि नहीं यहाँ नहीं होंगे क्योंकि कुछ खनिज उनिज नहीं। और जहां जड़ है वहां सिर्फ पौधा के लिए सामान मिल रहा, तो पौधा बढ़ जाएगा। अगर घास हल्का हो भी गया तो बीच में रास्ता है, घास आसानी से उखाड़ सकते हैं। इसी विधि को बोलते हैं श्री विधि। सरकार इस विधि के लिए सब्सिडी दे रही है और सरकार जोर दे रही है कि श्री विधि से उत्पादन करो, तुम्हारा उत्पादकता बढ़ेगा, हम उससे हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ, बिहार में किसान को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन यहाँ ये तो एक विधि जो सरकार बता रही है, लेकिन किसान यहाँ कहता है कि हमको वो सब नहीं पता, श्री विधि और फलानमा विधि। मेरे यहाँ सिर्फ दो विधि है। किसान देखो खेत में सिर्फ दो ही विधि है, एक को बोलते हैं रोपनी, आयोगों को बोलते हैं रोपना। ये दोनों अंतर समझते हो, रोपनी रोपना? देखो अगर महिला लगा रही है तो रोपनी है, अब पुरुष लगा रहा है तो रोपना, बस यही अंतर है। और क्या है अंतर? और है एक में, बताओ किसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा, रोपनी में कि रोपना में? बताओ किसको किसको लग रहा है रोपनी में ज्यादा धान होगा? कुछ को लग रहा, किसको लग रहा है कि नहीं रोपना में ज्यादा? दोनों में बराबर होगा, वाह, ध्यान दो। तो इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दे, तो रोपना में धान ज्यादा होता है। तुम लोग रोपनी सोच रहा है, रोपना में ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर आपको मान लो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और यहाँ पुरुष को दिए कि लगाओ जी, तो 10 टन गेहूं लगाया, या 10 टन तो नहीं लगेगा, अगर गेहूं सॉरी धान, तो धान का बीज नहीं लगता, प्लांट लगता है। पहले बीज से प्लांट निकालते, प्लांट लगाते। अब ये प्लांट लगाना है तो मान लो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1 किलोमीटर में क्या को लगेगा, मान लो कि यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो एक अंदाज हम आपको बोल रहे हैं कि 500 पौधा लगा, 500 पौधा को रोपना में लगाया। रोपना में यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ महिला को तुम देख रहे हो कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और अगर ये 500 लगाया है तो ये 2500 लगाएगी। इसको 2500 पौधा दोगे, नहीं तो 500 दिए तो इतने में कहेगा खत्म, और लाओ प्लांट लाओ, ये रोपनी है। इसको नजर नहीं, इसको कहीं भी जहां जगह मिला एकदम गचबचा के भर देगी सर। अब फिर अपना समझो धान, अब ये भर दिया तो आदमी को लगता है कि हाँ ये ज्यादा लगाया है, ये ज्यादा लगाया, ज्यादा धान होगा, ये कम लगाया, इसीलिए आदमी पुरुष को कम रखता है। तुम देखोगे गांव में अभी भी धान लगता है तो रोपनी से ही होता है। अब बेचारा को धान लास्ट में होगा कम, जो रोपना से लगाया है वो मजबूरी में, उसको महिला मजदूर नहीं मिली तो रोपना से लगा दिया, रो रहा है कि हमका तो होगा नहीं, और उसको ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा? क्योंकि धान को मोटाने के लिए जगह चाहिए जड़ में, यहाँ कुछ जगह नहीं। अब यहाँ रास्ता भी नहीं छोड़ेगा, ये रोपनी वाली जगह रास्ता भी नहीं छोड़ती है कि बाद में धान धान हुआ चल के रास्ता बना लो, जो दो चार को मरा मरा उसमें कोई बात ये नहीं है, यहाँ रास्ता छोड़ा जाता है। तो बोलो इस श्री विधि समझ पा रहे हैं? एक और अगर धान का बात आ ही गया है तो अभी जीआई टैग मिला है मार्चा धान को, ये बिहार का मार्चा धान है। बताओ बिहार का जो मार्चा धान है उसको जीआई, मार्चा धान देखियो, अरे बरका दाना वाला चावल नहीं देखा है जिसका पुलाव बना रहे हो आप, वही मार्चा धान है। बिहार के मार्चा धान को जीआई टैग मिला है। बोलो क्लियर है सबको? तेजी में ही 3 बात लिखेंगे पहले। तो टेबल बना लिए हैं? अरे टेबल तुम लोग क्यों बना लिया? टेबल तो हमने याद कराने के लिए बनाए, टेबल नहीं बनाए हैं? बहुत अच्छा, बस हेडिंग बनाओ चावल। हाय रे नालायक, तुम लोग टेबल में जो लिखते हैं कौवा उड़ तो भैंस उड़ कर देता है। धान लिखो, डैश देके उत्पादन, वो तो हम लास्ट में याद करवा देंगे। उत्पादन बोलो 1 नंबर कौन है? रोहतास। जैसे बोले धान तो कहना रो के भी लगा ही देगा, तो रोहतास।
2 नंबर पर रोते रोते रंगा भी गया है औरंगाबाद। यही लिखेंगे उत्पादकता। अब आप आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे तो 55 को लिखा हुआ है, तो उतना याद करना फिजिबल नहीं है, जो हो सकेगा बस उतने काम करो। अब मान लो 5 नंबर पूछ दिया तो इसका मतलब है कि वो दे रहा है कि तुम नहीं बनाना, ऐसा पूछेगा नहीं। देखो न्यूनतम, इसका न्यूनतम भी दिया है तो स्टार लगा के लिख लीजिए, बाकी सबका न्यूनतम नहीं मिलेगा। न्यूनतम मधुबनी, नोट श्री विधि, श्री विधि धान लगाने की, श्री विधि धान लगाने की एक विधि है जिससे, बताओ उत्पादकता घटेगा कि बढ़ेगा, लिख लीजिए, जिससे उत्पादकता बढ़ती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। जिससे उत्पादकता बढ़ती है। डबल स्टार लगा के लाल कलम से लिख लिए 2023 में, यहां श्री विधि बोले थे, 2023 में मार्चा, अच्छा बताओ मार्चा धान किस जिला में होता है? पश्चिम, हाँ वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण जो आप देख रहे हैं इसी में मार्चा धान होता है। और बताओ मार्चा धान से क्या बनता है, पुलाव राइस, या बिहार में ज्यादातर इसका चूड़ा बनेगा, लिख लीजिए 2023 में पश्चिम चंपारण लाल कलम से, के लाल कलम से मार्चा धान, पश्चिम चंपारण के मार्चा धान ब्रैकेट में चूड़ा, लंबा वाला चूड़ा होगा। अरे लंबा वाला चूड़ा नहीं देखा है तुम लोग? बाबा धाम वाला चूड़ा देखा है कोई? बाबा धाम वाला तुमको देवघर का प्रसाद, वो वाला वही 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 है मार्चा, दैट इज मार्चा। तब तो पकड़ लिया आप, नहीं चलेगा। पश्चिम चंपारण के मार्चा धान ब्रैकेट में चूड़ा को जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिहार के किस जिले में प्रति किलोमीटर स्क्वायर धान का उत्पादन अधिक होता है? समझ रहे हो, ये उत्पादन पूछे कि उत्पादकता? उत्पादकता पूछे, 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज्यादा कहां होता है, ये उत्पादकता है। हालांकि चावल में क्या है, उत्पादन और उत्पादकता दोनों सेम। नीचे लिखिए गेहूं, गेहूं दूसरा नंबर, वीट। क्या आप जीवन में गेहूं देखे हैं? ऐसे ना गेहूं होता है, देखो सुनो ध्यान से, एक बात सुनिए मित्रों, ये जो गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं ब्रेन, ब्रेन नहीं ब्रेन। और गेहूं का जो अंदर वाला हिस्सा होता है व्हाइट कलर का, देखे व्हाइट व्हाइट, इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म है। गेहूं का जो सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है, वो ब्रेन में होता है। ये पौष्टिक तत्व है, यह पौष्टिकता से भरपूर है। और जहां कुछ भी पौष्टिक नहीं है वो एंडोस्पर्म है। मैदा इसी का बनता है, ये मैदा क्या है, इसी एंडोस्पर्म का बनता है। और छिलका को हटा के पीस देंगे तो वो मैदा है, छिलका समेत पीस दिए तो आटा है। आदमी इतना पागल है कि तेज है क्या बोलो, कि वो छिलका समेत पिसवा के उसको चाल लेता है। जब चाल लिए तो वो ब्रेन बाहर आ, अरे यार बोलो, ये कह रहा है चोकर है, ये गाय खाएगा। तो तुम बताओ आखिरकार क्या खाए, एंडोस्पर्म।
क्या वो फायदा है? वो बहुत नुकसान। सिर्फ कुछ कुछ है ये ना, पेट भरेगा, पहली बात तो पेट भरेगा, काहे खा तो रहे हो। दूसरा, इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है। तीसरा, इसमें मतलब छोड़ो, इसमें आपके छोटी आंत में चिपकने का गुण होता है। तो छोटी आंत में चिपक भी जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी ये सब होने लग जाए, तो छोटी आंत में चिपक जाएगा। छोड़ो, सब बायोलॉजी चल रहा है। पहले बोलो इतना बात समझ पाए। ब्रेन में सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, जबकि इसमें पौष्टिक तत्व नहीं होता। तो आगे से कभी आटा छालना नहीं, और कोशिश करना कि अगर मैदा खा रहे हो तो उसमें तनी चोकर मिला के खा लेना, तो सही हो जाए। अपना समोसा ही खाना तो हल्का चोकर छीट दिए। तो ब्रेन का बात सुनो ध्यान से। अब गेहूं का बात कर लें, तो गेहूं में सबसे ज्यादा जो उत्पादन, आप पहले बताओ खरीफ फसल है रबी फसल? जल्दी बोलो। रबी। तो अभी तुरंत बताए थे, गेहूं में भी उत्पादन में एक नंबर कौन है? रोहतास। चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, फॉर्म में रोहतास चल रहा। उत्पादकता की दोस्तों बात करें तो बताओ उत्पादकता में एक नंबर कौन? उत्पादकता में मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज्यादा गेहूं खगड़िया में हो रहा है। ये जो खगड़िया देख रहे हैं, यहां उत्पादकता में एक नंबर है। और सबसे कम न्यूनतम उत्पादन कहां है ये भी बता दो, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण। बताओ चावल में एक नंबर, तुम लोग को याद हो रहा है? फिर हम एक बार टेबल बनाएंगे तो सब रिकैप हो जाएगा, सब एक साथ आ जाएगा। पहले बोलो उत्पादन में एक नंबर चावल में रोहतास, उत्पादकता रोहतास, सबसे कम मधुबनी। बुद्धि में आ गया? 2 नंबर याद नहीं, खाली 1 नंबर चलो। उत्पादकता में रोहतास, उत्पादन में रोहतास। चावल का बात किए। गेहूं का बात करें तो उत्पादन रोहतास, उत्पादकता खगड़िया। कहना खगड़िया में उत्पादकता ज्यादा हो रहा, खगड़िया में, क्योंकि खगड़िया कोसी से भी डूब जाता है, गंगा से भी डूब जाता है, तो ज्यादा डूब जाता है तो खरीफ फसल कम हो पाता है, क्योंकि बारिश में डूबा हुआ है। अब ठंडी के दिन में निकल गया तो बताओ उपजाऊ भूमि निकला, तो कम ही किलोमीटर स्क्वायर में ज्यादा गेहूं हो गया खगड़िया। बोलो क्लियर है खगड़िया सबका? अगर सबसे मिनिमम पूछे तो यही जमाई राजा, कोई काम के नहीं, ये जमल है खाली, कोई काम नहीं, एकदम सबसे कम गेहूं, सबसे कम धान मधुबनी। उधर मधु इधर जमा, अरे बोलो यार, मधु जमल है, मधु सबसे कम कहां? चावल। अब गेहूं में जमुई। याद रखना है। बताओ गेहूं का अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म। बाहर वाला हिस्सा ब्रेन। आपसे पूछेगा गेहूं की पौष्टिक तत्व होते हैं एंडोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रेन में, कोई नहीं। जल्दी से लिख लीजिए, गेहूं लिख के डैश। बाहरी छिलके को ब्रेन तथा आंतरिक भाग को एंडोस्पर्म कहते हैं। बाहरी छिलके को ब्रेन तथा आंतरिक भाग को एंडोस्पर्म कहते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड ब्रेन, वेयर एज द इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। डैश देख लीजिए। उत्पादन, उत्पादकता याद ही हो गया होगा आपको, रोहतास, खगड़िया, जमुई। हो गया? बस 2 गो फसल और है, इसको खत्म करके खत्म ही हो जाएगा, छोड़ना नहीं। लिख लिए? सबसे ज्यादा उत्पादन रोहतास, उत्पादकता खगड़िया, सबसे कम उत्पादन जमुई। ये जमाई कोई काम का नहीं है, गेहूं भी नहीं उत्पादन कर सक रहा। तीसरा का बात करें मक्का, डायरेक्ट लिखो उत्पादन। मक्का समझते हो ना, भुट्टा। और उत्पादकता, बोलो मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां है? अररिया। ये जो अररिया देख रहे हैं किशनगंज के बगल में नीचे, अररिया, ये जो देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन है, और उत्पादकता में भी अररिया। बड़ा आसान हो गया ये तो। आर्थिक सर्वेक्षण इसके न्यूनतम की बात नहीं करता, कहां कम है नहीं पता तो छोड़ दो। 2 नंबर पर आप देख सकते हो उत्पादन में कटिहार भी है, सब उसी के आसपास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार सब वही है। नेक्स्ट लिखिए, दलहन। दाल में सबसे ऊपर कौन है? बहुत बढ़िया, पटना।
उत्पादकता, तिलहन भी एगो लिख लेना है, बस खत्म हो जाए। अगला लिख लेंगे, कौन सा बच गया? मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं, ईख, ईख, गन्ना। क्या रे, लिख ही नहीं रहे हैं, पागल वगल है क्या? पहले उत्पादन नहीं लिखे हम। उत्पादन की बात करें तो पश्चिम चंपारण, और इसके उत्पादकता की बात करें दोस्तों गन्ना का, तो ये भी आंसर पश्चिम चंपारण। बेगूसराय नहीं लिख पाए थे, चंपारण। जैसे हमको याद है वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, इसको एक बार में तुरंत याद करवा दें हम। देखो याद क्या करना है पहले वो सुनो। आपको याद करना है, मेन सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपको याद हो कि कहां ज्यादा उत्पादन है, कहां ज्यादा उत्पादकता है। जहां कम दिया है उसका भी बात हम लोग कर लेंगे, जहां कम दिया उसकी बात हम लोग कर लेंगे। पहले ध्यान दो एकदम बढ़िया से। अगर हम आपसे पूछे कि बस 4 गो तो फसल 5 गो पढ़ना है, तीसरा बोलो कौन सा पढ़ना? मक्का। चौथा बोलिए दलहन। पांचवा ईख, गन्ना। बस 5 गो तो फसल पढ़ना है रे, क्या दिक्कत है? ध्यान से सुनिए बात को। जैसे आपसे पूछे सबसे ज्यादा गन्ना तो पश्चिम चंपारण, गन्ना तो पश्चिम चंपारण, ये तो पहले से पढ़ा रहे हैं। बिहार का लगभग 64.5% गन्ना पश्चिम चंपारण उत्पादन करता है। उत्पादन में भी पश्चिम चंपारण और उत्पादकता में भी पश्चिम चंपारण, ध्यान रखना यहां भी पश्चिम चंपारण। तो गन्ना तो सबका क्लियर होगा। चावल अभी बोल बोल के काम क्लियर करवाए कि धान कहना किसान रो देता है, धान लगाना ही है, रोहतास रोहतास। बोलो क्लियर है? अब अगर हम पूछे आपसे कि गेहूं, तो गेहूं रोहतास, और उत्पादकता में खगड़िया। क्यों? क्योंकि रबी के फसल में कोसी का बाढ़ खत्म हो जाता। अगर हम बोले मक्का, कहना सर अड़ गई है कि भुट्टा खाएंगे ही। अब अरल है कि भुट्टे खाना है, तो बस दोनों जगह क्या हो जाएगा? अरल, अररिया। बोलो ये दिमाग में आ गया? अररिया, भुट्टा खाना अड़ गया। दलहन पूछे तो कहना सर सब अनाज में दाल ज्यादा महंगा होता है, दाल महंगा होता है ना, तो कहना हमारे बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और उत्पादकता में बेगूसराय, उत्पादकता में बेगूसराय। बोलो ये नहीं याद हो गया? अगर हम आपसे पूछे मिटा के भी, जल्दी बोलो, दलहन में सबसे 1 नंबर पटना, उत्पादकता बेगूसराय। देख के बोल रहा है। बोलो गन्ना में पश्चिम चंपारण, उत्पादकता पश्चिम चंपारण, भुट्टा अररिया, अररिया। क्लियर है? बस एगो में चेंज, दूगो में चेंजिंग है, दलहन में पटना और बेगूसराय, दलहन में पटना और बेगूसराय। गेहूं में रोहतास और खगड़िया, रोहतास और खगड़िया। ये याद रहना चाहिए, लड़का को यही याद नहीं होता। क्लियर है सबका? आज का क्लास यहीं तक, ज्यादा देर तक हो गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक खैर।